चैप्टर हमारा डिप्रिसिएशन से आगे वाला प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है। और इस चैप्टर से आपके पास एग्जाम में यू विल हैव टू फेस अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। दिख जाएगा आपको ये। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो क्या देखना है और कैसे करना है उसको लेके चल रहे हैं। ये बहुत जल्दी से होने वाला चैप्टर है। विल वाइंड इट अप, देन विल कम बैक टू अवर अपना डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। तो देखिए, प्रोविजंस और रिजर्व्स। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं किसे प्रोविजन बोलेंगे और किसे रिजर्व्स बोलेंगे। बचपन में मैंने जब आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाई थी, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड चैप्टर में था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तब भी प्रोविजंस और रिजर्व्स का जिक्र आया था। एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट प्रोविजन और रिजर्व्स, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बता सके मुझे तो बताओ। बोलो मैंने तो पढ़ा ही नहीं। बाकी लोग बताइए। चक्रवर्ती, डॉक्टर कौशल, बोलिए। किसे कहेंगे प्रोविजन, किसे कहेंगे रिजर्व्स? नहीं। अब प्रॉफिट से ही निकलेगा सब कुछ, बिना प्रॉफिट के तो कुछ होगा ही नहीं ना। प्रॉफिट से ही निकालना पड़ता है। और प्रॉफिट नहीं होगा तो भी निकालना पड़ता है। देयर इज अ कंडीशन, वो भी हो सकता है। और बताइए कोई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आइए देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं कई बार लेता हूँ उस एग्जांपल को, आप लोगों के सामने भी लेके चल रहा हूँ, ठीक। और उस एग्जांपल में हम लोग, हमारे सामने जो कैरेक्टर रहेंगे ये हैं भाई साहब। पूरा नाम बताओ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पूरा नाम चक्रवर्ती। सिद्धार्थ चक्रवर्ती हमारे एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी तो ये अ, अच्छे खासी लंबाई चौड़ाई वाले व्यक्ति हैं, बढ़िया पर्सनैलिटी है। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो कितना थे, कितना साइज के थे तुम? ऑन एन एवरेज जब जब बच्चे का जन्म होता है तो कितने किलो का होता है वो? 2 किलो, 3 किलो, 15 किलो का होता है क्या? अरे बोरस थोड़ी जन्म लेगा। कितने का? 2.5, 3 हेल्दी माना जाता है ना? ऐसे थोड़ी तो 5 किलो का कोई बच्चा निकला है बार, वो नहीं होता। तो हेल्दी थे, सब बढ़िया थे। और जब इनका जन्म हुआ तो पापा ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अभी क्या हुआ, जब इनका बर्थ हुआ तो इन्होंने क्या करा, एक नर्स की ना उंगली ऐसे पकड़ ली, हाथ से ऐसे जोर से पकड़ ली। छोड़े ना, छोड़े ना। अंगूठी छोड़ दी। और घर जाके जब इन्होंने मुट्ठी खोली तो पता है क्या था उसमें? नर्स की अंगूठी थी। अंगूठी छीन लाया नर्स के हाथ से। आपने देख लिया बचपन से इसके काम क्या कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। बड़ा नॉटी, बड़ा शैतान। और समझ लो किस तरह का था। तो पापा ने डिसाइड कर लिया कि यार ये बच्चा जो है ना, ये कुछ ना कुछ तो गुल खिलाएगा। और इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पापा ने क्या करा, इसकी बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जो इनकम थी उसमें से कुछ निकालना शुरू करा। जैसे फादर ने क्या किया, हर महीना 2 लाख रुपीस निकालना शुरू करा। 12 महीने तक कितना हो जाएगा? 24 लाख पर ईयर के लिए हो जाएगा, ठीक। पापा ने डिसाइड करा कि ये काम मुझे कब तक करना है, ये काम मुझे 21 साल तक करना है। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आता है? 24 लाख पर ईयर। इसके जन्म के पहले दिन से पापा ने ये काम करना कितना बताओ कितना? 24, 240 के 480 हो जाएगा। 480 में 24 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 5 करोड़। नहीं, 5 करोड़ 4 लाख होगा, ठीक है। 5 करोड़ ये आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 0। 4 लाख तो यहाँ पर आएगा ना हमारा, इस जगह पे। दिस इज 4 लाख। अरे यार, 5 करोड़ 4 लाख पूरा लिख लेना लो। 5 करोड़ 4 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 करोड़ 4 लाख ऐसे। 5 करोड़ 4 लाख। मैंने क्या करा, ये 5 करोड़ 4 लाख जो किस लिए इकट्ठा करा था कि ये बच्चा 21 साल के बाद क्या करेंगे इसका बताओ? घर बसा देंगे, इसका घर बसा देंगे, ठीक है। तो जब इसका घर बसाएंगे तो क्या होगा? लड़की बारात लेके आएगी, है ना। इनके लिए क्या होगा? इनके इनके इनका मंगलसूत्र बनेगा, कमरबंद बनेगा, पैर की बिछिया पाजे वगैरह सब बनाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो सजाना पड़ेगा, है ना। है ना। चांदनी रात है, घूंघट उठा रहा है कोई, ऐसा इसके साथ सीन बनेगा। ऐसा करके खर्चा होगा सब में। ठीक है, फिर बाराती आएंगे, 1,000 2,000 लोग आते हैं। ठीक है, प्री वेडिंग सेशंस होंगे इनके कहीं ना कहीं जाके किसी दूसरी जगह पे, डेस्टिनेशन शादी कराए जाएंगे इनके। 5 करोड़ 4 लाख का खर्चा। ठीक है, ऐसा खर्च पापा ने पहले से एस्टिमेट करके चले। फादर ने अपनी इनकम से पैसा निकाला इतना सारा। और किस काम के लिए? उसका घर बसाने के लिए।
ठीक है। सो बिजनेस के कंटेक्स्ट में जरा सीखें। मनी टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ लायबिलिटी whose nature is known but amount is not known। अब इसकी शादी में कितना खर्चा होगा, खर्चा तो होगा नहीं तो मालूम है पापा को, तो कितना होगा क्या पापा करेक्टली असर्टेन कर सकते हैं 21 साल पहले? नहीं कर सकते। तुम भविष्यवाणी ज्योतिषी ज्योतिषी सबसे पूछ लो, यू कांट डू दैट। दैट्स नॉट फेयरली पॉसिबल। एक लाइबिलिटी पापा ने अपने ऊपर एज्यूम करी थी कि इसका घर बसाना था, उसके लिए पापा ने पैसे निकाल के रखा। तो लाइबिलिटी जो थी वो असर्टेन तो हो सकती है। लाइबिलिटी क्या है कि घर बसेगा, उसका पैसा खर्च होगा, कितना होगा वो नहीं डिटरमाइन कर सकते। अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पार्ट ऑफ प्रॉफिट set aside for future contingency whose nature is known but amount is not known, उसे बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है जी। प्रॉफिट का हिस्सा है, उठा के अलग रख लिया, ऐसी लाइबिलिटी के लिए, ऐसी कंटीजेंसीज के लिए, जैसे डाउटफुल डेट के लिए रख लिया, डेप्रिसिएशन के लिए रख लिया, टैक्स के लिए रख लिया, ठीक है, रिपेयर्स के लिए रख लिया, ऐसा करके रख लिया। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पापा को अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस मिलते हैं, तो क्या पापा इस पैसे को वहां चैनलाइज कर देंगे क्या? इट इज डिफिकल्ट। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाया, तो क्या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के पैसे को कहीं भी लगा दोगे आप? नहीं लगा सकते। यू कांट डू दैट। तो रेस्ट्रिक्शंस है यूज में। तो प्रोविजन क्या होता है? इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रोविजन क्या होता है भाई? प्रोविजन जो होता है ये क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट को परमानेंटली रिड्यूस करेगा, आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। ठीक है जी। और जिस पर्पस के लिए आपने प्रोविजन बनाया, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज अदर देन दैट पर्पस। डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन में लगेगा, टैक्स है तो टैक्स में लगेगा, डाउटफुल डेट है डाउटफुल डेट में लगेगा, रिपेयर है रिपेयर में लगेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, इसे पिकनिक बना लो, नहीं। अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। यू कॉन्ट यूटिलाइज दैट। रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डेप्रिसिएशन में ही लगना है आप। तो ये तो हो गया क्या? अच्छा चलो ठीक है, तो क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इसकी शादी वादी हो गई तो पापा ने कहा कि चल बेटा ठीक है, तो ये हम जुपिटर पे भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे जुपिटर में? मधुचंद्रिका के लिए। किस चीज के लिए? पता नहीं? पता? अबे हनीमून के लिए भेजेंगे। वहां पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए क्या करेंगे? तो पापा ने क्या किया, अपनी इनकम से थोड़ा पैसा और निकाल के अलग करना शुरू कर दिया। घर बसा तो बसा, नहीं बसा तो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, पापा ने कुछ पैसा निकाल के अलग रखना शुरू कर दिया। अब फादर कैन यूज दैट मनी फॉर एनी अदर पर्पस। पापा ने, चलो छोड़ो ठीक है, हनीमून तो बात की बात है। पापा ने सोचा कि भाई अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, या कोई हमें फैमिली टूर लगाना पड़ जाए, या हमें क्या करना पड़े, किसी शादी वादी में गिफ्ट वगैरह देने पड़ते हैं ना, प्रेजेंट वगैरह, वो देना पड़ जाए, कुछ ना कुछ तो फैमिली फंड होना चाहिए ना। उन्होंने 1-1 लाख रुपए निकाल के अलग करना शुरू कर दिया। तो इट लेट अस टेक दिस इनटू अ बिजनेस एग्जांपल। ये क्या कहलाएगा आपका? इनफैक्ट जस्ट गो देयर, वहां बैठ जाओ, अगली सीट में मत बैठा करो हमेशा। क्या बनेगा ये? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड और अ फ्यूचर कंटीजेंसी जिसका ना नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिजर्व। दैट इज नोन एज व्हाट? रिजर्व। अच्छा, रिजर्व का पैसा आपने रख लिया, यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो रिजर्व होता है ना, इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपने जनरल रिजर्व बना रखा है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, आपने पैसा वहां यूज कर दिया। ठीक है, आपने बोला कि अपने वर्कर को मुझे क्या ले जाना है, एक रिक्रिएशनल टूर पे ले जाना है, वहां लगा दिया पैसा। आपको पैसे की शॉर्टेज पड़ गई, सैलरी देते समय निकाल के दे दिया। रिजर्व तो इसीलिए बनता है। तो रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसी जिसका ना नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम। प्रोविजन क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज जिसका क्या मालूम है आपको? नेचर तो मालूम हो लेकिन अमाउंट मालूम ना हो। तो यहाँ इस जगह पे नेचर, नेचर क्या होता है? नोन होता है। अमाउंट हमेशा क्या होता है? अननोन होता है, हमें नहीं पता क्या है। यहाँ नेचर, यहाँ नेचर वो भी नहीं मालूम हमें, और अमाउंट वो भी नहीं मालूम हमें, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस आप क्या कर रहे हैं, बनाए देते हैं। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना है। तो प्रोविजन और रिजर्व्स ब्रॉडर टर्म में आपको मालूम चल गया। ठीक।
अब इनको देखते हैं थ्योरेटिकली कैसे आपकी किताब ने लिखा है। यहाँ देखिए, इट इज एन अमाउंट, क्या बोल रहे हैं, अकाउंटेड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ अ कंपनी। किस चीज के लिए? फॉर अ नॉन लायबिलिटी। किस चीज के लिए बोल रहा है? फॉर अ नॉन लायबिलिटी विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद द एक्यूरेसी। घर बसेगा उसका, मालूम है पापा के ऊपर बोझ है, पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, लेकिन कितना खर्च करेंगे दैट इज नॉट नोन। दैट इज नॉट नोन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है जी। इट इज बीइंग एन एक्सपेंस और लॉस। अच्छा, एक और चीज है, ये प्रोविजन कहाँ दिखता है, रिजर्व कहाँ दिखता है? दिस इज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ऐसा क्यों भाई? भाई सोचो, ओनर का पैसा, ओनर का पैसा आपने अपने बिजनेस में रख लिया, ओनर को नहीं दिया, तो व्हाट इज दैट? इट्स एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। इसीलिए इसे कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसे एसेट्स में नहीं दिखाते, लायबिलिटी में रखते हैं। बिकॉज अगर यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको मालिक को वापस करना पड़ेगा। प्रोविजन में नहीं, रिजर्व तो वापस करना पड़ेगा। तो प्रोविजन रिजर्व जो होते हैं दे आर टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट विच एक्चुअली बिलोंग्स टू किसको? ओनर को। उसे निकाल के अलग अलग रख रहे हैं, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट किया था, अलग अलग हेडिंग में प्रेजेंट किया जाता है। कल उसमें पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो ये कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी फॉर द पीयर है, और जिस साल ये क्रिएट करते हैं उसी साल हम उसे शो करते हैं। क्या है? 6 बजे क्लास थी आज। डोंट एक्ट इनोसेंट। नहीं, तुम्हें मालूम है, तो दैट्स अ रूटीन ऑन एवरी क्लास। अगर मैं 6 बजे रखूँ, तुम 6:30 रखो आओगी, 6:30 रखूँ तो तुम 6:45 पे आओगे, 6:45 रखूँ तो 7 पे आओगी। चलो बाद में बात करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। और जो अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो अमाउंट हमारा क्या होता है? एस्टिमेट। अब मुझे बताइए, यू आर गोइंग टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्या आप श्योरिटी से बता सकते हैं कि आपकी मशीन पे एक साल में कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? कैन यू डिटरमाइन दैट विद एक्यूरेसी? हाँ, इसने कहा एक्यूरेसी से। कितना परसेंट बता, यानी तुम्हारे घर में गाड़ी होगी, कितना डिप्रिसिएशन? बताना, बता कितना। 30। 30 तो मैक्सिमम लिमिट है, इनकम टैक्स एक्ट दे रहा है। वैसे तो 3 साल में तुम्हारी गाड़ी कूड़ा बन जाएगी, मुझे भेज देना यार। हैं? खरीद ले एक स्कॉर्पियो एन। हम्म। हम्म। तो भी 3 साल में सिग्निफिकेंट डिक्रीज, ऐसा थोड़ी होता है। इसने बोला कि चलो सर 10% से डिक्रीज होगी, तीसरे साल गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ क्या होगा? अब वैल्यू तो 40% डिक्रीज हो गई। सो यू कांट डिटरमाइन दैट विद एक्यूरेसी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया आपने। आपको लगता है कि भाई मेरा 4 साल से बिजनेस अच्छा चल रहा है, 5वें साल में अचानक इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, जैसे कोरोना आ गया, हो गए सारे बेड डेट। अब क्या करोगे तुम? यू कांट डिटरमाइन दैट विद एक्यूरेसी। तो एक एस्टिमेट होते हैं हमारे कि भाई ऑन एन एवरेज 10% हमारे डाउटफुल डेट बनेंगे, 10% डिप्रिशिएट बनेगा, रिपेयर्स के लिए 5% रख लो। तो वी मेक एन एस्टिमेट, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है? बेसिकली चार्ज है, किस पर है? प्रॉफिट पर है। इस पर्पज के लिए, फॉर एनी लायबिलिटी और लॉस के लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब प्रोविजन के एग्जाम्पल्स हैं। फाइन विद यू? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। और प्रोविजन ना लायबिलिटी से बिल्कुल अलग है। लायबिलिटी तो कैसे हुई? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इट्स ए प्योर लायबिलिटी, क्रेडिटर बन गए और लायबिलिटी साइड में डाल दिए। क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए का, इट्स इट्स अ लायबिलिटी इन विच सेंस? मालिक का पैसा मालिक को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, दैट इज वाई इट इज लायबिलिटी। ठीक है, आपने प्रोविजन डिसॉल्व कर दिया, पैसा मालिक को वापस चला गया, इट्स नो मोर लायबिलिटी। लेकिन क्रेडिटर तभी तो निपटेंगे जब उन्हें पे करोगे, अदरवाइज तो निपटेंगे नहीं। इस तरह से चलता है, ठीक है। प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट while liability is a determined amount. प्रोवाइडिंग वेजेस 50,000 रुपए का पेबल इन द मंथ ऑफ मार्च इज अ लाइबिलिटी। आपने 50,000 की वेजेस जो अपने एम्प्लॉय को नहीं दे पाए थे, वो लाइबिलिटी है आपकी। लेकिन 50,000 का अमाउंट अलग रख लेना डिप्रिसिएशन के लिए, वो प्रोविजन कहलाएगा। ऐसा करके चलते हैं, थोड़ा और चलें आगे जरा। तो ये पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कॉमर्स है, छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेके चल रहे हैं। अब कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन की तरफ आ जाते हैं। काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलता है, ठीक है। प्रोविजन जो बनाया जाता है वो किस हिसाब से बनाया जाएगा? हाँ, क्या? 6 बजे का टाइम था ना आज तो। और मैंने बोल्ड करके लिखा था 6। अच्छा करा। अप्रूवल अजम्पशन फंडामेंटल अजम्पशन है आपके, आप जानते हैं।
रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ सेटलमेंट। ठीक है जी। अक्रूवल के साथ साथ क्या लगता है, प्रूडेंस भी बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वी हैव अ फेयर कि मेरी गाड़ी, मेरी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो। क्यों बना रहे हैं डाउटफुल डेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे क्या बन जाए, डेटर हमारे क्या कर जाए, बैड डेट बन जाए। क्यों बना रहे हैं रिपेयर के लिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिपेयर रिन्यूअल की जरूरत पड़ जाए हमें 4 साल 5 साल के बाद। इतनी शानदार बिल्डिंग कितनी बढ़िया बना लो, रिपेयर की तो जरूरत पड़ती है भाई इसमें। व्हाइट वॉश की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी उसके अंदर, 4 5 साल 2 साल में बारिश आएगी, धूल मिट्टी खराब हो जाएगा। ठीक है। ये जो कहते हैं ना ट्रैक्टर एमल्शन, एशियन पेंट का लगा दो 4 साल, 4 साल 5 साल के बाद वो दीवारें भी खराब हो जाती है, वहां भी आपको लगाना पड़ेगा, कितना भी कुछ कर लो होगा। इवन आप ग्लास वाली भी विंडो लगा लें, आप देखा ना दुबई में कितनी सारी बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई है। ठीक है। अभी जो बुर्ज खलीफा है ना, मैं उसका एक आर्टिकल में दिख रहा था मुझे, उसमें क्या लिखा था कि पूरी बिल्डिंग को साफ करने में करीब करीब 3 महीने का टाइम लगता है, 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, जब हर रोज आदमी काम करे तब। और ऐसा उनको साल में 3 बार करना पड़ता है, तो मतलब 12 महीने की 12 महीने, 4 महीने 12 महीने काम करना पड़ता है उन लोगों को। ऐसा मतलब साल में पूरे 3 बार साफ हो पाती है बिल्डिंग, ऐसा करके। तो ऑब्वियसली यू हैव टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन दैट। तो चलिए, यहाँ क्या लिखा है कि कोई भी लायबिलिटी जिसका अमाउंट आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप किस बेस पे लेके चलेंगे, एस्टिमेट के बेस पे लेके चलेंगे। ठीक है जी। और द नियर एक्चुअल लायबिलिटी और एक्सपेंस, द अमाउंट सेट असाइड इज नोन एज प्रोविजन। देखिए, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, फ्यूचर में होने वाले किसी भी लॉस के लिए, किसी भी लायबिलिटी के लिए जब आप पैसा निकाल के अलग रख लेते हो, और जो कि सिर्फ एस्टिमेट के बेस पे होता है, जिसकी आप टोटल फाइनल कैलकुलेशन नहीं डिटरमाइन कर सकते, उसे प्रोविजन बोला जाता है। और अप्रूवल इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस दिन आप उसे क्रिएट करोगे उसी दिन रिकॉर्ड होगा वो, करेक्ट। और एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस जब आप करते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से भी बनता है। प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में होने वाली नोन लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस के लिए आप क्या करते हैं, पहले से अपने पास क्या करते हैं, प्रोविजन बना के चलते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड द लायबिलिटीज, ठीक है, एंड एसेट्स नियर द करेक्ट वैल्यू। अब एसेट्स के लिए क्यों प्रोविजन बना रहे हैं, भाई मशीनरी है, वैल्यू डिक्रीज होगी उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं। बिल्डिंग है, डिप्रिशिएट होगी उसके लिए बना रहे हैं। बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस के लिए बना के चल रहे हैं। तो where the amount of liability, expenses, losses are not determined, they are estimated in accounting by making provisions. So as a result, provision correct वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस की आप असरटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक 50 लाख की मशीन खरीदी, कैन आई चार्ज दैट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो, विल इट बी एन एक्सपेंस टू यू? ना, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो 50 लाख की मशीन कितने साल चलनी है, 10 साल चलनी है। अब क्या करूंगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ, 50 लाख, और मैं मान के चल रहा हूँ स्क्रैप वैल्यू 0 है, 50 लाख डिवाइडेड बाई 10, एक साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 5 लाख। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एस्टिमेट बना रहा हूँ, हो सकता है 6 लाख कम हो जाए। तो वो जो मैंने 5 लाख निकाल के रखना शुरू करा अपना, कि मशीन जब डेट खत्म हो जाएगी तब मैं उसे रिप्लेस करूंगा, उसको आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोला। यू कैन नॉट डिटरमाइन द अमाउंट वेरी एक्यूरेटली, इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बना के चल रहे हैं, जगह दो से बैठने के लिए। हाँ जी, कहाँ थे, हैं, छठ घाट पे। अब ऐसे होने से ना, जब जब इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में बच्चे अंदर आते हैं ना, तो रिदम बिगड़ जाता है पूरा। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपने एक मशीन खरीद ली 50 लाख की, दैट विल बी देयर विद यू फॉर यूजफुल लाइफ 10 साल के लिए। तो क्या आप एक ही साल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के उसे खत्म कर देंगे, नहीं खत्म करेंगे। 10 साल की वैल्यू को बाइफरकेट करेंगे, हर साल क्या करेंगे आप, 5 5 लाख रुपया अपने प्रॉफिट लॉस से निकाल कर अलग रखना शुरू कर देंगे। सो इन दैट वे वो जो मशीन की कॉस्ट थी, वो पूरे 10 साल में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, और आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की करेक्ट फिगर पता चली। तो ये पर्पस होता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस की क्या फिगर निकलती है, इसकी करेक्ट प्रॉफिट निकलती है। ठीक है। और लायबिलिटी एंड एसेट्स जो होती है वो भी करेक्ट वैल्यू पे दिखती हैं यहाँ। ये ऑब्जेक्टिव है प्रोविजन का। फीचर्स देख लीजिए प्रोविजन की क्या क्या होती हैं। फीचर देख, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्परेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। रिटेंशन मतलब प्रॉफिट को निकाल कर अलग रख रहे हैं, तो रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है।
इनफैक्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट है। इसका पर्पस क्या क्या होता है देखिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए। इसका पर्पस क्या है? डिप्लीशन और डिमिनिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, जिसकी वैल्यू में कोई कमी हो जाए उसके लिए करते हैं आप। या कोई लायबिलिटी जिसमें अराइज इन फ्यूचर, उसके लिए आप लेके चलते हैं। ठीक है। और जब अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस या डिप्लीशन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नॉट बी करेक्टली असेस्ड, तब आप क्या करते हैं? एक एस्टिमेट बना के चलते हैं। उसी एस्टिमेट को आप क्या लेके चल रहे हैं? प्रोविजन की कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। और ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। चार्ज का मतलब क्या हुआ? आपने प्रॉफिट को परमानेंटली निकाला और रख दिया। ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो उसको टैक्स के पर्पज में यूज करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, डेप्रिसिएशन में यूज करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, डाउटफुल डेट में यूज करना है। ये नहीं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कहीं और इस्तेमाल कर दिया टैक्स, बिल्कुल नहीं। हाँ, रिजर्व में यू हैव अ फ्रीडम। अगर फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कहीं भी यूज कर लीजिए उसको, कोई रोक नहीं लगी हुई है आप। यू कैन यू कैन। और रिजर्व बनाना क्या होता है? दैट स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोजीशन। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में एक और चीज। प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आपको प्रॉफिट क्या होता है करेक्टली पता चलता है। मैंने बोला ना, एसेट्स की लाइफ को आप 10 सालों में क्या करते हो? बांटते हो। हर साल को उस लाइफ को अटैच करते हो, तो आपको अपने प्रॉफिट की क्या पता चलती है? करेक्ट फिगर पता चलती है। तो टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसका पर्पस है। प्रोविजन बनाने का पर्पस है कि आप अपने प्रॉफिट को देखो। आपने प्रोविजन नहीं बनाया, ठीक, और अचानक से कोई बड़ा इंसिडेंटल एक्सपेंस आ गया, फिर क्या करेंगे आप? एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस आप फेल हो गए। अब आपने प्रोविजन बना के रखा था, आपने प्रॉफिट से निकाल के अलग रखा था। ठीक है। तो वो जो लॉस होता है, एक तो उसको एज अ शॉक ऑब्जर्वर आप यूज करेंगे। ठीक। और अगर मान लो 50 लाख का प्रोविजन बनाया, लॉस 55 लाख का हो गया, 5 लाख तो आप झेल लेंगे ना आराम से। और आपने क्या, और आपकी जो रेवेन्यू 1 करोड़ का होता है, आधा। और आपने, अब आप देखिए, यू हैव रेवेन्यू, मतलब आपकी जो सेल है वो 1 करोड़ की है। प्रोविजन आपने 50 लाख का बना के रखा था पहले से, धीरे धीरे एक्यूमुलेट तो करते हैं ना प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन सीखा था। आज आपके पास प्रोविजन 55 लाख का हो गया, या मान लो 50 लाख का हो गया, और अचानक से आपको लॉस हो गया कितने का? 55 का। आपका जो इफेक्टिव लॉस कितने का होगा? 5 लाख तो होगा। यू शील्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं होता तो प्रोविजन क्या था? 1 करोड़ का रेवेन्यू, 50 लाख का लॉस है आपके, तो सर्वाइव करने की परेशानी हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइन अनलेस expenses for the year whether paid or not paid are accounting। ठीक है। expenses when amount is not known are estimated and provided। तो मान लो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। क्या होता था? कोई ट्रांजेक्शन हुई कि बिल, पर्ची, रसीद, उसके बेस पे आप अकाउंटिंग करेंगे। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो कोई बिल, पर्ची, रसीद होती ही नहीं है। इट्स मेयरली एन एस्टिमेशन। उसके हिसाब से तो क्या करना चाहिए आपको? उसे लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। आप तो एंटिसिपेट प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस कर ही नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड अमाउंट करना पड़ेगा। अभी डिसाइड कैसे होगा कि प्रोविजन कितना है? डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होती है, उसके हिसाब से 10% डिसाइड कर दिया। अब 10% अमाउंट प्रॉफिट से निकलेगा तो वाउचर तो उसका भी बनेगा ना। उस वाउचर में साइन किसके होंगे भाई? क्लर्क बनाने वाला साइन करेगा, फाइनेंस मैनेजर करेगा। और अगर बहुत बड़े अमाउंट का हो तो अपने सीएफओ से साइन करवा लेंगे, तो अकाउंटिंग एंट्री तो उसकी भी बनेगी फिर। ठीक है। तो अगर अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, एस्टिमेशन करना है, तो यू कांट डू दैट विद प्रायर परमिशन ऑफ सीनियर ऑफिस। वो बोलेंगे सर इस बार हम डाउटफुल डेट में कितना प्रोविजन बना लें। और भी लास्ट ईयर कितने बैड डेट हुए थे? लास्ट ईयर तो सर 10 लाख के बैड डेट हुए थे। लास्ट ईयर सेल कितनी दीजिए? 1 करोड़ की सेल थी, कितना परसेंट? 10% था। इस बार सेल कितनी एस्टिमेटेड है जी? 2 करोड़ है। चल बना ले 20 लाख का। लेकिन दैट ऑर्डर विल कम फ्रॉम अ सीनियर, तो क्लर्क बनाएगा उसको। तो ऐसा करने से क्या किया आपने? अपने एस्टिमेटेड लॉस को मान लिया और अपने प्रॉफिट से निकाल कर अलग कर दिया। अब अगर उतना लॉस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगले साल लॉस होगा, वहां इस्तेमाल कर लेंगे उसको। करेक्ट प्रॉफिट की फिगर आपको पता चलती है। जैसे देखो, आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज रिसीव्ड ऑन फरवरी 2023, और मार्च का बिल अभी आपको मिलना बाकी है। ठीक है। और आप, और अब आप क्या कर रहे हैं? 31 मार्च को तो आपको बुक्स क्लोज करनी है ना भाई। अब मार्च का बिल आपको तब मिलेगा जब मार्च का कंजम्पशन, आपके घरों में बिजली चलती है ना,
जुलाई की बिजली जलने का बिल अक्टूबर अगस्त में आता है, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, खूब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। तो फैब का बिल तो मार्च में मिल गया, लेकिन मार्च का बिल मिलेगा आपको अप्रैल में। लेकिन अब आपको क्या करना है, मार्च को बुक्स क्लोज करनी है। तो कैसे क्लोज करोगे? एक एस्टिमेट लगाओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना होता है। तो इस तरह से आप अपनी करेक्ट प्रॉफिट लॉस की फिगर एस्टिमेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है मैंने। मेरी मशीन की वैल्यू जब मैंने खरीदी थी 5 करोड़ थी, और मैं बनाता हूँ कौन सा मेथड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट लेके चल रहा हूँ। आज भी मेरी मशीन कितने की दिखेगी? 5 करोड़ की दिखेगी। वी हैव सीन इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है। अब विल इट बी अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ माय बिजनेस? नहीं। हमने बनाया प्रोविजन, 5 करोड़ का प्रोविजन 10% लेके चले तो कितना हो गया? 50 लाख। और 3 साल हो चुके हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए आपने क्या बना लिया? प्रोविजन। तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़। 1.5 करोड़ हटा दूंगा तो आपकी मशीन की फाइनल वैल्यू कितनी दिखेगी? बुक वैल्यू 3.5 करोड़। दैट विल गिव यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ऐसे ही आपके डेटर कितने के हैं? 10 लाख के डेटर हैं, और आपको मालूम है कि इनमें से 1 लाख तो डूबना ही डूबना है मेरा। लेकिन तब भी आप बुक्स में कितने का दिखा रहे हो? 10 लाख का। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस आपको क्या करना चाहिए? 10 लाख माइनस प्रोविजन या बेडेड माइनस करने का 9 लाख दिखाना चाहिए ना। तो अब आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि मेरा जो डेटर है उसमें से मुझे सिर्फ 9 लाख ही रिकवर होगा। अबे बैग वैग भी तो होगा तुम्हारे पास कोई। 9 लाख रिकवर होगा। तो 9 लाख विल गिव यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ये कह रहा है आपसे। इससे आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है जब आपने प्रॉपर प्रोविजंस वगैरह बना सके। तो प्रूडेंस कंसेप्ट की बात तो हो ही रही है। जो भी हम प्रोविजन बना रहे हैं दैट्स अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। चाहे वो डाउटफुल डेट है, चाहे वो डिप्रिसिएशन है, चाहे वो टैक्स है, प्रूडेंस करता है। ठीक है। और टू मेंटेन द कैपिटल इंटेक्ट, कैसे भाई? कोई भी जो लॉस होगा, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखा था ना, दैट एडवर्सली इफेक्ट योर कैपिटल। छोड़ दीजिए अकाउंटिंग क्वेश्चन, बिजनेस में होने वाला हर लॉस, आपने देखा होगा क्या करते थे हम लोग। लॉसेस अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? ओनर के पास। इधर इट विल इंक्रीज द ओनर्स कैपिटल ऐड करके प्रॉफिट की फॉर्म में, और इट विल डिक्रीज ओनर्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? तो इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी तरह के जो लॉसेज हैं फ्यूचर में या लायबिलिटी हैं, दैट विल रिड्यूस ओनर्स होल्डिंग इनटू द बिजनेस। तो क्या करते हैं ये? आपकी कैपिटल को कैसे रखते हैं? इंटैक्ट रखते हैं। किस तरह से? लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाकर, और एसेट्स के लिए क्या करना? एक्टिविटीज को मेंटेन करके लिए। एनी लॉस और डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स और इन लायबिलिटी मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनकम और प्रॉफिट वुड इफेक्टिवली इरोड द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। वही तो बोल रहा हूँ मैं आपसे। ऐसा कोई भी लॉस, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके लिए आपने प्रोविजन बना के नहीं चला, और जब उसकी पेमेंट की बारी आएगी या जब वो लॉस से नकर होगा, इट विल इरोड योर कैपिटल इनडायरेक्टली। होगा ना? कैसे? लायबिलिटी साइड पे एसेट्स, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल है, एसेट साइड पे कैश है। ठीक है। ये देखिए कैसे। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ध्यान से देखना। दिस इज द बैलेंस शीट। और मैंने क्या किया इस तरफ, ये मेरे पास एसेट्स है और ये मेरे पास है लायबिलिटीज। यहाँ लिखा है मेरे पास कैपिटल 10 लाख का, यहाँ लिखा है मेरे पास कैश 5 लाख का, यहाँ लिखा है मेरे पास स्टॉक मान लो 2 लाख का, यहाँ लिखा है मेरे पास डेटर्स कितने के? 3 लाख के। ऐसे लिखा है मैंने। टोटल कितना है यहाँ पर भी? उधर भी 10 लाख, इधर भी 10 लाख। ये भी 10 लाख है, उधर भी 10 लाख है। ठीक है जी। अब मैंने प्रोविजन फॉर लॉसेस नहीं बना के चला, हुआ कुछ नहीं बनाया मैंने, ठीक है, या मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाया। ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा बताइए? ये जो 3 लाख में से, ये 3 लाख के जो डेटर थे, ये मुझे कितना पैसा देके जा रहे हैं? सिर्फ 250 देके जा रहे हैं। तो मेरे डेटर की वैल्यू नील हो गई, और मेरा कैश कितना हो गया? 750 हो गया। 750। व्हाट इज माई टोटल यार? यहाँ टोटल कितना बन गया मेरा बताइए? व्हाट इज माई टोटल? 950। एग्री कर रहे हो? 950 का टोटल एक इफेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए जो लॉसेज हैं उसे कौन बेयर करेगा? ओनर। यहाँ लिखूंगा माइनस लॉस, कितने का? 50,000। इट वॉज 10 लाख। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 950। 950। तो वैल्यू यहाँ कम होती है, लेकिन इफेक्ट बैलेंसिंग इस तरफ जाता है। डबल एंट्री पढ़ रहे हैं ना हम लोग। इफ एसेट इज रिड्यूस, डेफिनेटली लाइबिलिटी में से भी कुछ कम होगा, तो मेरी कैपिटल ही कम होगी। इसे कहते हैं क्या? कैपिटल का इरोड होना, लॉस की वजह से। अगर प्रॉफिट हो जाता तो क्या होता?
सपोज प्रॉफिट होता तो क्या करता मैं? ये जो चीज मेरी है कितने की, दिस वॉज सोल्ड, 3 लाख की चीज कितने में बेची? 350 में बेची। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा मेरे यहाँ पर? 850 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कितना होगा? 1050 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा मेरा? ये जो वैल्यू थी मेरी, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे प्रॉफिट, कितना? 50,000। एज अ रिजल्ट मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1050 हो जाएगी। प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल क्या होगी? अप्रिशिएट होगी। तो अगर आपने प्रोविजन बना के रखे हुए होते हैं तो आपको, अच्छा सोचो, अब एक और चीज देखिए। मान लिया दिस इज माई 10 लाख, ये 10 लाख है मेरे पास यहाँ पर, और मैंने प्रोविजन फॉर लॉसेस बना रखा है, कितने का? 50,000 का। और अब मेरी वैल्यू कितनी है? ये सपोज दिस वैल्यू इज 1050, ठीक है। और ये मान लो मेरे डेटर्स जो है ना, वो है कितने के? सपोज ये डेटर्स जो हमारे पास है दैट दे आर ऑफ 3 लाख, और ये भी मेरे पास वैल्यू जो है कितने की है? स्टॉक मान लो, मैं कैश मान लेता हूँ 550 का, दिस इज 1050। तो मान लो आपने प्रोविजन फॉर लॉस कितने का बना रखा? 50,000 रुपये का, ठीक है। तब आपको लॉस हो गया। स्टॉक जो था ना कितने का? स्टॉक जो था वो 2 लाख खत्म हो गया। और कैपिटल आपकी जो, ये जो आपके पास कैश है, इट इज इंक्रीज, 2 लाख जोड़ के दिस वॉज 5 लाख ना। अभी कितना बढ़ गया आपके पास? इसको, स्टॉक को आपने कितने में बेचा? सपोज 150 में बेचा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा वैल्यू। 650 ये, और 3 ये, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 950 हो जाएगी। अरे, दिख रहा है? 2 लाख का स्टॉक चला गया, बदले में कितना है? 150। व्हाट इज द लॉस टू यू? 50,000 इज योर लॉस। इस तरफ आ गया। अब मैं इस लॉस को कैपिटल से माइनस करूंगा या प्रोविजन से माइनस करूंगा? कहाँ से माइनस करूंगा बताओ? प्रोविजन से माइनस करूंगा। मैं इस लॉस को यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ से क्या हुआ? चला गया, दिस इज गॉन। अब वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। और यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी थी? 250 थी, तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 1050 थी, तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 10 लाख। अब आप देखिए, यहाँ से भी 50,000 रिड्यूस हुआ, यहाँ से भी 50,000 रिड्यूस हुआ, पर क्या आपकी कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? क्या आपकी कैपिटल इरोड हुई? नहीं हुई ना। प्रोविजन ऐसे काम करता है आपको, इन दिस वे प्रोविजन क्या करता है? आपकी कैपिटल को रिड्यूस होने से बचाता है। देख भाई, 5 था, 250 था, 7 और 3, 1050 यहाँ था, 1050 यहाँ था। 2 लाख 55, 2 लाख 50 की जो चीजें थी मेरी, उसको मैंने कितने में बेच दिया? तुम कैलकुलेशन की गड़बड़ देख रहे होंगे ना। 2 लाख 50,000 का स्टॉक मेरा कितने में बेच दिया मैंने, बता? चलो 2 लाख में, चलो 2 लाख में बेच दिया, ठीक है। कितने में बेच दिया? 2 लाख में। एज ए रिजल्ट कितना आ गया मेरे यहाँ? 7 लाख। ये तो नील हो गया। 7 और 3 कितना रहा? 10 लाख ही हो गया ना अब तो। 10 लाख का तो नुकसान हुआ मेरा। इस तरफ चले आइए, 10 लाख कैपिटल थी, और 50,000 का मैंने प्रोविजन फॉर लॉसेस बना दिए थे। अब जो लॉस होगा मेरी कैपिटल से थोड़ा रिड्यूस होगा, किससे रिड्यूस होगा? प्रोविजन से। हमने हटा दिया। यहाँ भी 10 लाख, वहां भी 10 लाख, बट हैज इट इफेक्टेड माई कैपिटल? नहीं। तो ये आपका पॉइंट बोल रहा है क्या? टू मेंटेन द कैपिटल इंटेक्ट, प्रोविजन बनाने से क्या होता है? डजंट इफेक्ट योर कैपिटल एडवर्सली। ठीक है भाई, साइन। ये था पॉइंट यहाँ पर। और चलें आगे। अब बारी आती है किसकी? रिजर्व्स की। अभी बताया आपको रिजर्व्स क्या चीज होती है भाई? रिजर्व्स क्या होते हैं? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। क्या है ये? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है जी। चलो, अब जरा देखते हैं कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। कुछ दिख रहा है आपको?
तो दिख रहा है? क्या दिख रहा है, देखो जरा स्क्रीन पे, कैन यू सी दिस? जीआईपी कौन खरीद रहा है? पूरा डील हो चुकी है वैसे ही, वो तो पुराना न्यूज़पेपर है। हु इज एक्वायरिंग दिस? डीएस ग्रुप। डीएस ग्रुप कौन है भाई? रजनीगंधा वाले। कितने करोड़ में? 2000 करोड़। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मालूम है, ये जो 2000 करोड़ है, अच्छा, रजनीगंधा का एनुअल टर्नओवर जो है वो 2800 करोड़ के करीब है। मतलब जो मसाले वसाले रजनीगंधा वगैरह बेच बाच के जो पैसा कमाते हैं, फिर एनुअल टर्नओवर इज 2800 करोड़। 250 करोड़ रुपए का इनका है टर्नओवर। तो भाई लोगों ने क्या कर दिया, 2000 करोड़ की खरीद ली। अब ये पूरा का पूरा जीआई पे जो खरीदा है, इसमें क्या करेंगे ये? रेजिडेंशियल तो नहीं बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे सारा। कितनी जगह देखा ना पार्किंग में, वो अम्यूजमेंट वाटर पार्क के पीछे कितनी जगह खाली पड़ी, पूरा सेक्टर है वो तो। वो मेन रोड से शुरू होकर लास्ट तक चलता है, बहुत जगह है। वो बोटानिकल तक जा रहा है, इतना बड़ा है। काफी जगह है, और काफी सारा तो बैरन लैंड है, खाली है वो पड़ा हुआ। दे विल यूज इट। कमर्शियल अब बनाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, बेचेंगे उसको। वैसा भी इनके प्लान है। पैसा कैसे अरेंज करा भाई इन लोगों ने, देखो अगर इसमें दिखा रखा तो। देखिए जरा। अरे छोड़ना। पैसा कितना लगाया, दिखेगा शायद यहाँ पर। हाँ, चला गया। मैं अलाउ तो नहीं करूंगा इसको, पर चलो मैं बता दूंगा आपको। ये कहाँ चला गया, ये वाला था ना? हाँ, ये वाला। दिख रहा होगा आपको ना? वंस अपॉन अ टाइम इट यूज टू बी अ वेरी गुड। मॉल पर 1000 करोड़ का डेट था, 2000 करोड़ में डील फाइनल हुई थी इसकी। रीड मोर में क्या लिखा है, हाँ, रजनीगंधा। अभी देखना जरा इन्होंने कैसे पैसा अरेंज करा। 147 करोड़ का है। और देखा, अभी दिखाएंगे इसमें कितना पैसा कहाँ से आएगा ये। और हाँ, तो कैंसिल होने दे डील को, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि कैसे ये लोग, इन्होंने इतनी हिम्मत कैसे करी इन्होंने। छोड़ दो चलो। अब आपको ये एक एग्जांपल दिया। वो रजनीगंधा ग्रुप जिसकी एनुअल टर्नओवर 2800 करोड़ है, वो रजनीगंधा ग्रुप वाला क्या कर रहा है कि धर्मपाल सुगंधी, डीएस ग्रुप बोलते हैं, दे हैज अ करेज कि वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें। कैसे? इनके पास मेरे ख्याल से अराउंड 1400 करोड़ के रिजर्व थे इसके पास। डीएस ग्रुप के पास 1400, 12 टू 1400 का रिजर्व था। तो मान लो अगर 1200 करोड़ का रिजर्व है, तो बाहर से कितना आया? 800 करोड़ लेना पड़ता। विच इज डिफिकल्ट, 2000 करोड़ लेना या 800 करोड़ लेना? हाँ, 1600 करोड़ रुपए इनके पास था, 1600 करोड़। तो हाउ मच दे हैव टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड? 400 करोड़ तो कोई भी दे देता। ठीक है, इट वाज डील। ठीक है। अच्छा, एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको मैं, जरा देखिए। ये देखना अभी आप, दिखेगा आप। महेंद्र सत्यम कंप्यूटर्स होते थे, और अपने आप में टीसीएस इंफोसिस को वो टक्कर देता था। विंडो ड्रेसिंग के चक्कर में बर्बाद हुई कंपनी। पी रामलिंगम राजू था, उसने रिजाइन करा, जेल में है अभी भी वो। और ये कंपनी बंद हो गई। इसे अक्वायर करा महिंद्रा टेक ने। महिंद्रा टेक ने अक्वायर करता है इसको। और ये रहा 2009 में कंपनी के फाउंडर चेयरमैन राजू ने हिस्ट्री, इसने कैसे खरीदा था इसका देखना जरा यहाँ पर, अभी दिखेगा आपको। नहीं दिखेगा इसमें। अकाउंटिंग स्कैंडल आ गया, नहीं आ रहा। नहीं। इसमें भी क्या किया, इसको खरीदने के लिए टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो सब लाइन में लगे थे। महिंद्रा टेक जो है छोटी सी कंपनी, बट दे हैव ह्यूज रिजर्व्स विद देम। ठीक है जी। ये भी डील करीब करीब मेरे ख्याल से 2 या 3 हजार करोड़ की डील थी। महिंद्रा टेक के पास
दे हैव ह्यूज रिजर्व्स, जबकि टीसीएस इन्फोसिस वगैरह के पास इंस्टेंटली उतना पैसा नहीं था, और महिंद्रा टेक ने वो डील क्रैक कर ली। अब महिंद्रा टेक अगर आप देखेंगे, इट इज इन द लीग ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, उन्हीं की लीग में है, चौथे नंबर की कंपनी है इसको अक्वायर करने के बाद। तो मैंने आपसे क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर, कि रिजर्व्स टेल्स यू फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, घर का एग्जांपल ले लो। आपके फादर की मान लो मंथली इनकम 10 लाख रुपया है, ठीक, और 10 लाख के 10 लाख वो आपके खत्म हो जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। फादर की इनकम 10 लाख महीने की है, उनमें से वो 5 लाख तो निकाल के अलग रख लेते हैं। एक साल में कितना पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया? 60 लाख। 2 साल में कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, 3 साल में कितना हुआ? 180। 4 साल में कितना होगा? 2 करोड़ 40 लाख। 5वें साल में ये लड़का 18 साल का होता है, कहता है पापा मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। देखिए पापा रोल्स रॉयस नहीं दिला सकते इसे, ही हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी विद हिम। ठीक है, दैट टेल्स यू फाइनेंशियल साउंडनेस। तो रिजर्व जो होते हैं वो क्या कहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन होती है। प्रोविजन नहीं होता ऐसा। प्रोविजन तो क्या बनाया, उसे तो खर्च होना ही होना है, क्योंकि दैट इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, इट विल अराइज इन फ्यूचर, इसके लिए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन रिजर्व अननोन लायबिलिटी, मे अराइज मे नॉट अराइज, उसके लिए करते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, रिजर्व इज आर नॉट सेट असाइड टू मीट द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और डिप्रिसिएशन वैल्यू। ये तो उन लायबिलिटी के लिए रखा जाता है जो कि अनफोर्सीन है, हो सकती है नहीं हो सकती, उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्या है ये? जनरल रिजर्व्स है, एसेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। भाई देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी का हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, कंपनसेशन देना पड़ेगा ना आपको। और क्या हमेशा हाथ कटेगा, पैर कटेगा, मुंडी कटेगी? ठीक है, अंडरस्टैंड, मैं जवाब दूंगा। रिजर्व की भी दो कैटेगरी होती है, जनरल और स्पेसिफिक। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है, स्पेसिफिक रिजर्व है। अब एक बात होती है, मान लो आपने अपने एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए 1 करोड़ निकाल के अलग रख लिया, उस साल कोई एम्प्लॉय की कंपनसेशन देना ही नहीं पड़ा, तो वो तो फ्री हो गया अब आपके पास, आप उसे कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के लिए 1 करोड़ निकाल के रखा, और डिप्रिसिएशन सिर्फ 50 लाख का हुआ, तो आप उसे कहीं यूज नहीं करेंगे, अगले साल फिर से इस्तेमाल करेंगे उसको। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हैं जी? हाँ, रिजर्व ऑप्शनल होते हैं, रिजर्व के कंपन, रिजर्व नहीं, प्रोविजन मैंडेटरी होता है, रिजर्व इज व्हाट ऑप्शनल। यू वांट इट, फाइन। अरे जरा देखो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, कार इंश्योरेंस का, ये तो सब क्या है, मैंडेटरी है ना। लेकिन फैमिली आउटिंग के लिए पैसा निकाल के रखना, इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है जी। और तो ये अलग अलग तरह के रिजर्व्स होते हैं। और एक और चीज होती है, प्रोविजन का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, यू कांट इन्वेस्ट इट आउटसाइड। माल पता चला शेयर मार्केट में लगा दिया, नहीं कर सकते आप सब। हाँ, लेकिन रिजर्व का पैसा बाहर लगा सकते हैं। सो रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इट बिकम्स रिजर्व फंड। क्या बनता है ये? रिजर्व फंड बन जाता है। तो आपको एक टर्म और ध्यान रखनी है, क्या? रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, तब वो क्या बन जाता है? तब उसको बोलते हैं क्या? रिजर्व फंड बोला जाता है उसको। म्यूचुअल फंड सुनेंगे ना आपने, तो म्यूचुअल है वो लोगों ने पैसे इकट्ठा करके दिया, बट व्हेन दे आर इन्वेस्टेड, फंड बोल दिया उनको। तो ये ऐसा करके बोला जाता है। और आगे चलें जरा, रिजर्व की इंपॉर्टेंस अभी हमने बोला, ये स्ट्रेंथन करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्रिएशन ऑफ रिजर्व enables द एंटरप्राइज टू सेल थ्रू द डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड इन फ्यूचर। और रिजर्व कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बीएस ग्रुप ने क्या कर दिया, जीआईपी खरीदना था, डील कैंसिल हुई नहीं हुई, कुछ और खरीद लेगा, कहीं और चला जाएगा, किसी और चीज में पैसा लगा लेगा। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन तो होगी ना उनकी। अब जैसे देखिए, हेवल्स वाले थे, पहले इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते थे, फिर उन्होंने पंखे बनाने शुरू करे। फिर उन्होंने क्या करा, हेवल्स ने एक और कंपनी, मेरे ख्याल से नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, पैनासोनिक का कौन था, उसको खरीद लिया। और वो एयर कंडीशनर भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो हाउ दे आर ग्रोइंग, रिजर्व बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा करके इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन। रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज, आपकी कोई लाइबिलिटी आ रही है, आपके पास पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, कर दिया पूरा। अब आपको मालूम है, टाटा मोटर ने जो जगुआर और लैंड रोवर की डील क्रैक करी थी, वो कैसे क्रैक करी थी? टीसीएस से कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बहुत कुछ अच्छा नहीं चला टाटा ग्रुप में अभी,
पोस्ट रतन टाटा, थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रही चीजें। बट टीसीएस ने फंड किया था, फाइनेंस किया था उसको, इसको, टाटा और जगुआर और लैंड रोवर की डील के लिए, वरना बहुत लोग लाइन में थे। मीटिंग अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज, और क्या बोला है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसकी एक रिक्वायरमेंट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, जो कि 12th के सिलेबस में नहीं है। डिबेंचर लोन होते हैं, इन्हें पे करने के लिए आपको रिजर्व बनाना पड़ता है, ठीक है। और और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रिजर्व्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स कौन से होते हैं? भाई दो तरह के रिजर्व्स हैं, एक को बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स, एक को बोलेंगे कैपिटल रिजर्व्स। अब जरा समझिए कैसे। इफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम योर डे टू डे प्रॉफिट, यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट से, तो क्या बोलेंगे उसे? रेवेन्यू रिजर्व्स। कहाँ से बनते हैं ये? डे टू डे के प्रॉफिट से। देखिए, हमने बोला रिजर्व्स, दो कैटेगरी बनाई इसकी, क्या? रेवेन्यू, और दूसरा बोला हम लोगों ने क्या? कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व्स, और कौन सा बोला? कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। ये किससे बनता है? ये बनता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट से। आपने जो सेल किया, आपका जो पैसा प्रॉफिट के बाद आया, उस प्रॉफिट से बनता है। डे टू डे एक्टिविटी, रूटीन और एक्टिविटी से बनता है रेवेन्यू प्रॉफिट। अच्छा, यू हैव अ गारमेंट बिजनेस, गारमेंट से पैसा कमाया, उसको बोला रेवेन्यू प्रॉफिट, उससे रिजर्व बना दिया, रेवेन्यू रिजर्व बन गया। लेकिन गारमेंट के बिजनेस के साथ साथ आपने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी की डील क्रैक कर दी, और आपको 1 करोड़ रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट किया जाता है? कैपिटल प्रॉफिट से। डे टू डे के लॉसेस आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिजर्व से आप क्या करेंगे? डे टू डे के लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व को आप कहाँ यूज करेंगे? कैपिटल लॉसेस में। जैसे मान लो किसी प्लांट में अचानक मेजर एक्सीडेंट हो गया, इट्स अ कैपिटल लॉस टू यू। या आप कोई जमीन की डील आपकी लॉस में चली गई, इट्स अ कैपिटल लॉस टू यू। तो उनमें इसे इस्तेमाल करते हैं, ये हर जगह यूज नहीं करते हैं। आइए चलें आगे जरा। रेवेन्यू रिजर्व्स आर सेट असाइड फ्रॉम अ रेवेन्यू प्रॉफिट, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए जरा। इट कैन बी यूज एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है, आप कंपनी है तो आप अपने शेयर होल्डर को शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? दो तरह का, जनरल और स्पेसिफिक। जर्नलिज्म मतलब कुछ भी, कोई हेड नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक काम के लिए। कैसे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। देखिए, इट इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। से अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। कंटीजेंसी के टाइम में, एक्सपेंशन के टाइम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? दे आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस। जैसे आपने लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कहाँ यूज होगा वो? कि कंपनसेशन देने के लिए केस ऑफ एन एक्सीडेंट टू योर वर्कमैन या लेबर फोर्स, उसको देंगे। ऐसे ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ यूज होगा? डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ यूज होगा? अपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए वहां यूज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब बनाया जाता है? यू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। आपको मालूम हो तो अप एंड डाउन दोनों हो सकते हैं। अप हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन हो गए तो लॉस कौन भरेगा? उसके लिए क्या बना दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया, ठीक है। सपोज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आप मार्केट में सिर्फ अप होके पैसा कमा रहे हो, कोई डाउन ही नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। नाउ यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी अदर पर्पस। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? इसे उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अब अगर बच गया और लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, तब आप किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। It should be kept in mind that both general reserves and specific reserves are set aside as an appropriation of profit, ठीक है। पैसे लेके चलते हैं। अब बारी आई किसकी? कैपिटल रिजर्व्स की। इसे ध्यान से देखिए, क्या बोला हमने? सेट आउट ऑफ क्या? कैपिटल प्रॉफिट। अभी बताया था, कहाँ से निकाल के रखते हैं उसको? कैपिटल प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं। कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं? गेन, जिन्हें बोला जाता है गेन, नॉट रेगुलर टू योर रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज, उनको बोला जाता है, ठीक है। दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ द reserves created out of the capital profit which is not readily available for distribution, उन्हें कैपिटल रिजर्व बोले जाते हैं। कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल क्या है? जैसे ये रहा,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने अपने डिवेंचर और शेयर को प्रीमियम पे इशू कर दिया। जैसे मान लो आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, आपने उसे मार्केट में 150 रुपीज में इशू कर दिया। 10 रुपीज का शेयर 140 रुपीज ज्यादा दे रहा है आपको, तो 140 रुपीज आपके लिए प्रीमियम हो गया। दैट्स अ कैपिटल गेन टू यू। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, आपके डिवेंचर 1 करोड़ के थे, आपने उनका रिडम्पशन कर दिया 90 लाख में, 10 लाख का जो फायदा हो गया वो आपके लिए कैपिटल गेन है। आपने, ये सब ट्वेल्थ के टॉपिक हैं, आपने किसी को शेयर इशू कर दिए। ठीक है जी, 1,000 शेयर इशू करा, 10 रुपए का एक शेयर था, 10,000 लेना था उससे, उसने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दिया आपको, अलॉटमेंट पे 3 रुपए दे दिया, मतलब ही हैज गिवन यू 5 रुपीज। 10,000 × 5 मान लो 50,000 आपको मिल गया। ठीक है, 50,000 रह गया। आपने उसको एक कॉल करा, दूसरा कॉल करा, तीसरा करा, चिट्ठी भेजी, बंदा दे ही नहीं रहा पैसा आपको। अब आप क्या करोगे? आपको तो आगे बढ़ना है। तो कंपनीज दैट गिव्स यू अ प्रोविजन कि आप उन शेयर को क्या कर लो, फोरफीट कर लो। तो वो जो आपने पैसा फोरफीट कर लिया उसका, वो कहलाएगा कैपिटल गेन। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ऋषित ने अ, सार्थक का घर खरीदना था, और उस घर की डील थी 2 करोड़ रुपए की। ऋषित ने सार्थक को दे दिया 10 लाख रुपीज एडवांस। सार्थक ने ऋषित को बोला, ऋषित वैसा करना, 3 महीने के अंदर अंदर पैसा लिया, बाकी डील कर लेंगे। इसने कहा भाई ठीक है, 3 महीने में। 3 महीने में सार्थक जो है ना, या मतलब ऋषित जो है, वो पैसा लेके नहीं आ पाया। अब सार्थक के पास क्या राइट है? वो जो 10 लाख को क्या कर ले, वो फोरफीट कर ले। तो सार्थक के लिए क्या बन गया? वो कैपिटल गेन बन गया। इसकी रूटीन एक्टिविटी से थोड़ी है। आपने सुना होगा ना, जब प्रॉपर्टी की डील होती है तो बयाना देते हैं, बयाना एडवांस देते हैं, वो एडवांस फोरफीट हो जाता है अगर आप पैसा टाइम पे ना दो तो। ऐसा क्यों भाई? इसने 3 महीने आपका इंतजार कर रहा, इसको अच्छी डील आ रही थी, बट ही हैज टेकन एडवांस फ्रॉम यू, इसलिए इसने किसी दूसरे के साथ डील क्रैक नहीं करी। अब 3 महीने बाद आप बोले भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इसका तो नुकसान हो गया। अब मार्केट डाउन चल रही है, ये 10 लाख खा जाएगा आपका। ऐसे ही होता है। दैट इज नोन एज कैपिटल गेन। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, आपकी बिल्डिंग थी, 1 करोड़ की दिख रही थी, आपने बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कराया, उसकी वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख हो गई, 50 लाख का आपके पास क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। आपकी लायबिलिटी थी मान लो 10 लाख रुपीज की, और क्रेडिटर ने बोला ठीक है यार, तो 8 लाख दे दे मुझे, तो 2 लाख आपके लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। दैट्स अ कैपिटल गेन। ये सारे के सारे कैपिटल गेन्स होते हैं, इनसे कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिफरेंस। और जब भी डिफरेंस एग्जाम में आएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है आपको। सपोज क्वेश्चन पेपर सेज डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यूसेज एंड पर्पस। तो बच्चा पता है क्या करता है? ये नहीं लिखता, 1 2 3 वो लिख देता। भाई आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है, वो भी आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है। बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू विल लूज 1 मार्क। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। क्या डिफरेंस है? इट इज क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। यूज, इसे कहाँ यूज किया जाएगा? डिविडेंड के रूप में यूज किया जाएगा। इसे डिविडेंड के रूप में नहीं यूज किया जाता। अगर यूज करना होगा तो क्या होगा? स्पेसिफिक कंडीशन पूरी करने के बाद यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। दैट इज यूसेज। तीसरा, पर्पस, ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया जाता है, और ये फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉसेस को मीट करने के लिए बनाया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। ये था डिफरेंस रेवेन्यू रिजर्व और किसका? कैपिटल रिजर्व का। बोलिए यूज कैसे कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व? आपके पास प्रॉफिट इस साल कम हुआ, आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, और आपको मालूम है कि आपके शेयर डिविडेंड सेंसिटिव हैं, नहीं डिक्लेयर करोगे तो प्राइस धड़ाम से गिर जाएंगे, आपका मार्केट कैप खराब हो जाएगा। तो आपने अपने रिजर्व को क्या करा? यूज करा, डिविडेंड दे दिया। ये है कहने का मतलब। लेकिन इसको नहीं टच कर सकते, इसको डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते, until unless certain conditions are specified। रिजर्व का नेचर क्या है? रिजर्व है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। और प्रोपराइटर को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? ये प्रोपराइटर को बिलोंग करता है। ठीक है, बीइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। रिजर्व जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसको रिड्यूस कर देता है, तो इसीलिए उसको कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट। बिकॉज दैट मनी एक्चुअली बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का पैसा अपने ओनर को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, सो इट्स एन इंटरनल लायबिलिटी। सेम विद प्रोविजन, इट इज ऑल्सो इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व फंड के बारे में क्या बताया आपको मैंने? व्हेन द रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड आउटसाइड सिक्योरिटीज,
तब वो क्या बन जाता है? रिजर्व फंड बन जाता है। रिजर्व का पैसा अगर आप बाहर मार्केट में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो? रिजर्व फंड बन जाता है। ठीक। अच्छा जी। और रिजर्व को कहाँ यूज करोगे? देखिए, अ बिजनेस विल इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड। कब? जब आपको मालूम है कि इस पैसे की जरूरत 3 4 साल 5 साल के बाद जरूरत पड़ रही है, तब आप उसे इस्तेमाल करेंगे क्या? रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन अ सर्टेन डेट एंड फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। तब आप बाहर लगाते हैं। वरना तो आपके पास जो पैसा पड़ा उसे इस्तेमाल करेंगे आप। लेकिन जब आपको लग रहा है कि भाई आपके पास क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसे ग्रो करने का, तो आप कहेंगे यहाँ पैसा पैसा पड़ा पड़ा बेकार ही तो होगा, चलो बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, 2 पैसा बढ़कर आएगा। देखा होगा ना, घर वाले क्या करते हैं, एक्सेस मनी को एफडी करवा देते हैं। आपके घर में कैश पड़ा है मान लो 50 लाख रुपए का, विल इट ग्रो? नहीं ना। बट इफ यू डिपॉजिट दैट कैश इनटू एन एफडी, कम से कम 6% इंटरेस्ट तो देगा आपको वो। लेकिन कभी भी बिजनेस के लोग जो है ना एफडी नहीं कराते हैं। वो तो बिजनेस के पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, उसे ग्रो करते हैं। ठीक है जी। अब बारी आती है सीक्रेट रिजर्व्स की। सीक्रेट रिजर्व्स, ये क्या चीज होती होगी? ये बहुत बड़ा खेल होता है, इसे कहते हैं हिडन रिजर्व्स। और ये क्या लॉफुल है? क्या कानून पकड़ता है आपको अगर आप सीक्रेट रिजर्व्स बनाएंगे? तो कैसे? दे आर द रिजर्व्स जिनकी एग्जिस्टेंस, जिनका अमाउंट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एसेट्स आपकी लायबिलिटी से क्या है, ज्यादा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में विजिबल नहीं है, तो आपने क्या बना लिया? सीक्रेट रिजर्व बना लिया। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से दिखता है, ये देखिए जरा। देखिए, मोटा मोटा क्या होता है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू मार्केट में चल रही थी 5 करोड़ रुपया, आपने उसे दिखाया सिर्फ 3 करोड़ में, है ना? हाँ बिल्कुल। डिप्रिसिएशन का 30% लगा के दिखाना, कौन रोकता है तुम्हें? आपको शायद मालूम नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2 तरह से बनाई जाती है इंडिया में। एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एक इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट वाले में आप डिविडेंड दिखाएंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से आप अपने आप को लॉसेस में दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, टैक्स भरेंगे। ऐसे भी होता है, एंड इट इज फेयरली एक्सेप्टेबल बाय द गवर्नमेंट। आइए देखिए जरा कैसे कैसे सीक्रेट रिजर्व बनते हैं, जरा देखिए। बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। आपकी मशीन 10 साल में खत्म होनी है, 10% के हिसाब से। आपने 20% के हिसाब से चार्ज कर दिया, व्हाट विल हैपन? योर मशीन विल डिसॉल्व इन 5 ईयर्स। लेकिन 5 साल में तो वो खत्म नहीं हुई ना। आपके हिसाब से तो मशीन की वैल्यू जीरो हो चली है 5 साल में, और उसको बेचेंगे तो जो रेजिडुअल वैल्यू आएगी, दैट इज सीक्रेट, दैट इज सीक्रेट रिजर्व फॉर यू। मशीन तो 10 साल बाद कंडम होनी थी ना, आपने तो 5 साल में बेच दी उसको। 5 साल की, 5 साल में आपके लिए वैल्यू क्या, नील है वो। पर जब वो रियलाइज होगी तो आपको पैसा मिलेगा। जो रियलाइज होगी तो पैसा मिलेगा, क्योंकि आपकी तो वैल्यू नील थी। तो कूड़े की, आपने क्या करा, उसकी जो वैल्यू रियलाइज हुई उसे लोहे के भाव दिखा दी बस। अब बाकी बचा हुआ पैसा अंटी में डाल दिया, ऐसा करके। अंडर वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड, आपने बताया ना, स्टॉक इज टू बी shown in the books of account cost या मार्केट विच एवर इज लेस। आपने मार्केट में वैल्यू 5 लाख दिख रही थी, और आपकी यहाँ 4 लाख दिख रही है, तो आपने 4 लाख में, कहते हैं ना कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। प्रूडेंस प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा उस पर दिखाएंगे। वो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर नहीं बनाया था हमने? कॉस्ट या मार्केट दोनों में से कम को लिखते थे ट्रायल बैलेंस के अंदर, याद आया कुछ? नहीं। ओम नमः सफा चट्टा है ना? घर जाके दोबारा से पढ़ना एक बार उसको। तो मान लो आपके स्टॉक की वैल्यू है 5 लाख, मार्केट में दिख रहा हो 4 लाख, तो आप 4 लाख पे रिकॉर्ड करोगे ना? आपने 4 लाख नहीं 3 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया उसको, है? कैसे इलीगल होगा भाई? कोई इलीगल नहीं, मेरा स्टॉक है, मैं कितने में करूँ? ज्यादा पे दिखाओगे तो प्रूडेंस वायलेट होगा, कम पे दिखाना तो पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। अब तुमने 3 लाख में दिखाया और बिका वो 6 लाख में, फिर? हम्म अंटे में। अरे भाई सुन, तुम्हारा स्टॉक की वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू उसकी जो दिख रही है, मार्केट वैल्यू दिख रही है 4 लाख। ठीक है, तुमने रिकॉर्ड कर दिया उसको कितने में? 3 लाख में।
इन मार्केट आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 4 लाख है, बेच रहे हो उसे 5 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। और तुमने तो उसे वैल्यू कितने में कर रखा है? 3 लाख में। बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। 1 लाख बुक्स में दिखाओगे, 1 लाख अंटे में। सीक्रेट रिजर्व ऐसे तो बनता है। सी द फैक्ट है, मार्केट में 5 लाख की है, ठीक है जी, और 4 लाख तुम मतलब कोई फर्क नहीं है ना, बोलो तो मैंने तुमसे। ब्लैक मनी तो अराइज होती है प्रॉफिट की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं अपनी एसेट्स की वैल्यू डाउन कर रहा हूँ, तो ब्लैक मनी कहाँ से हुआ भाई? मेरी एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ है, लेकिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रीअसेस कर रहा हूँ, ठीक है। और रीअसेस करने के लिए वैल्यूअर आते हैं। वैल्यूअर को आपने मिलाया, थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया, बोला भाई 5 करोड़ की जगह, वैल्यूअर बोलता सर आपकी वैल्यू तो हम 4 करोड़ इसकी बनती है, कह रहा भाई 4 नहीं 3 दिखा दे किसी तरह से। मैंने कहा ठीक है। उसने ये दिखा दिया घिसाऊ। वैल्यूअर के पास तो पावर होती है ना, गवर्नमेंट की एग्जाम पास करके जाते हैं वो। उन्होंने उसकी वैल्यू 3 करोड़ दिखा दी। बताओ। गॉट इट? इस तरह से चलता है काम। एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, आपने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आपके 10% जाते हैं, आप 50% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया। फिर क्या किया? हर साल अपने प्रॉफिट से 20% एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दिया ना, बन गया सीक्रेट रिजर्व। जब इस्तेमाल होगा तो 10% ही होगा, जो 20% बच जाएगा उसका क्या? घंटे में। ऐसे चलता है, ठीक है। ये ये पुराने जमाने में मारवाड़ी लोग जब अपना, देखा होगा कभी आप लोगों ने, वो एक स्पेशल टाइप की क्या पहनते थे, जैकेट पहनते थे, मतलब कुर्ता टाइप का होता था। उस कुर्ते में क्या होता था, दो जेब तो बाहर होती थी और एक जेब अंदर होती थी। अंदर वाली जेब को अंटी बोलते थे, अंटी, ठीक है। और वो ऐसी कोई जेब, जब हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे, उस जमाने में क्या होता था, बसों में ट्रेवल करते थे ना, जेब कटने का खतरा होता था बहुत ज्यादा। पैंट की इस जगह पे ना एक गुप्त जेब होती थी, इस जगह पे, उसे कहते थे अंटे में। एक जेब पीछे पीछे सामने, और एक जेब अंदर वाली जेब होती थी। ऐसा ऐसा चलता था। तो कई बार जब जेब कतरों को पता होता था ये वाली जेब है, उनके ब्लेड बड़े शार्प होते थे, वो यहाँ पर ऐसा मारते थे तो ये थाई तक कट जाती थी, निकाल ले जाते थे पैसा। पहले लोगों को सैलरी, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर होती है ना, जेब कतरों का तो फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। अब वो अब वो क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वो भी थोड़े बढ़ गए ना। पुराने जमाने में जब सैलरी डे होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, तो गवर्नमेंट उस साल उसमें जब मतलब महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलती थी, तो मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 10 तारीख तक पूरी बसों में जेब कतरों का आतंक होता था। पूरी पूरी सैलरी लूट ले जाते थे। ऐसे चलता था। अब डिजिटल की वजह से क्या हो गया, नहीं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, और ज्यादा कमाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, लास्ट ईयर का एस्टिमेट क्या था, डिजिटल अरेस्ट से 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया डिजिटल अरेस्ट से फ्रॉडस्टर ने कमाया। 15, वो रिपोर्टेड है 15,000 करोड़ तो। और कौन कौन नहीं फंसा? आर्मी ऑफिसर फंसे, एडवोकेट्स फटे फंसे, इंजीनियर्स फंसे, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, आईएएस ऑफिसर तक फंसे पुराने वाले। पर हैरानी इस बात की है कि उनके पास 50-50 60 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ से आया, और कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं होता है, ठीक है। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तुमने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है जी, मान लो 2 लाख की मशीन खरीद ली, तो आइडियली इट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। तुमने नहीं दिखा, तुमने एक्सपेंस मान लिया उसको। अब क्या हुआ? इट हैज रिड्यूस योर प्रॉफिट, इट विल रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। एक तो वहां फायदा हो गया, और जब वो एसेट्स को तुम बेचोगे तो उससे पैसा आएगा, वो तो कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एसेट्स है ही नहीं आपकी। बताइए मुझे, यू परचेज एन एसेट फॉर 50 लाख, यू कंसिडर इट एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे का खर्चा मान लिया, ठीक है जी, बिल वाउचर सब है आपके पास। अब आपने उसका एक्सपेंस मान लिया, खत्म हो गया उसके तो एक ही साल में कॉस्ट, लेकिन वो तो दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 4 साल बाद जब वो एसेट्स 50 की जगह 20 लाख में बिक रही है, तो पैसा तो आपका अंटे में गया ना सारा, सीक्रेट रिजर्व बन गया। ऐसा चलता है। बाय शोइंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ रियल लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब विच में हैपन, विच में नॉट हैपन इन फ्यूचर। लेकिन आपने कहा मे नॉट नहीं, ये होगी, हो गई जी। आपने बोला कि हमारे अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है, हम उसका 10 लाख कंपनसेशन दे रहे हैं, और दे दिया, कंपनी बुक से निकाल दिया 10 लाख का कंपनसेशन। कंपनसेशन तो कहीं गए नहीं, क्योंकि मुकदमा जीते ही नहीं, आप हारे ही हो, तो 10 लाख आपने क्या बना दिया? कंटीजेंट लायबिलिटी को ओरिजिनल लायबिलिटी बना दिया, तो क्या कहते हैं, पैसा तो फ्लो हो गया ना। भाई अब है तो है, पढ़ा रहे ना आपको, अंटे में गया पैसा। सप्रेशन ऑफ अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम होनी थी आपकी 20 लाख, आपने सप्रेस करके कितने दिखा दी? 10 लाख। तो पैसे की रिकवरी हुई तो कितने दिखाओगे? 10 लाख।
लेकिन आएगा कितना? 20 लाख। 10 लाख कहाँ गया? घंटे में। गेटिंग द पॉइंट? योर एक्रूड इनकम इज एक्चुअली 20 लाख। और आप तो बुक्स में जितनी की दिखाओगे उतनी दिखाओगे, बट यू हैव शोन इट एज 10 लाख। अब जब एक्चुअल रिकवरी हुई तो कितने की होगी? 20 की होगी। लेकिन आपकी बुक्स में कितने की दिखाओगे? अब 10 की। बचा हुआ 10 लाख कहाँ गया? घंटे में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो करते हैं। सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं। ठीक है। अ, एक नाना पाटेकर की फिल्म आई थी अब तक 56। याद है किसी को? नहीं ध्यान होगा किसी को। आपको शायद मालूम नहीं होगा। इसे देखना घर जाके। ये मूवी आई थी, ये वाली। ये रही अब तक 56। देखो सीन सीन दिखेगा। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी। ठीक है जी। और ये कमिश्नर होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें एक बड़ा सिंपल सा सीन है कि एक इन्फॉर्मर होते हैं ना, इनके जैसे इन्फॉर्मर होते हैं। वो इन्फॉर्मर आता है और नाना पाटेकर को बोलता है कि वो एक मतलब टिप देता है तो एक किसी क्रिमिनल की। और नाना पाटेकर अपनी गाड़ी की जीप होती है उससे निकालकर एक नोटों की गड्डी निकाल के उसको पकड़ा देता है। कहता है, साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कहता है, रख ले तेरे काम आएगा। ठीक है। फिर उसका ऑफिसर साथ ही पूछता है कहाँ से आया? कह रहा है, वो वहां रेड पड़ी थी ना, उसमें से 3 गड्डियां मैंने निकाल के अलग रख ली थी घंटे में। कहाँ काम आया? अदरवाइज हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ पुलिस ऑफिसर जिसकी लिमिटेड सैलरी होती है, वो एक 500 के नोटों की गड्डी एक क्रिमिनल को, एक इनफॉर्मर को दे रहा है? कैसे देगा वो? दिस जस्ट डू दैट। ठीक है। इस फिल्म को देखेंगे, ये बहुत बढ़िया फिल्म है वैसे, कभी देखें तो। इसमें आपको सब चीजें पता चलेंगी कि क्या कैसे चलता है, अगर आपके पास टाइम है तो देखना। मतलब इससे कोई मॉरल वैल्यूज नहीं डेवलप होंगे आपके। ठीक है। बॉलीवुड की थ्रिलर टाइप की मूवी थी। द रियलिटी थी वो बताने की थी। और ये मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर हैं मिस्टर दया दया करके, उन्हीं की लाइफ पे बना हुआ है ये। ऐसा करके इसमें टीम स्पिरिट के बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे आपको। मौका लगे तो देख लेना। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोचो जरा। प्रॉफिट जो था आपने सप्रेस कर दिया, तो प्रॉफिट तो मालिक को मिलना चाहिए था। मालिक कौन? कंपनी के किसमें? शेयर होल्डर। दैट हैज टू बी गिवन टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को पैसा कम मिलेगा ना अब। ये डिसएडवांटेज क्या है? द बैलेंस शीट डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नहीं पता चलती आपके असेट। ये तो मैनेजमेंट के पास जाता है ना, एमडी के पास जाएगा, सीएफओ सीईओ इस्तेमाल करते हैं उसको। शेयर होल्डर थोड़ी इस्तेमाल कर पाते हैं उसको। नहीं। मे नेगेटिवली इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी का शेयर। अगर डिविडेंड नहीं दोगे तो क्या होगा? मार्केट डाउन जाएगी। ये बहुत दूर दराज की आंसर। शेयर होल्डर डू नॉट गेट द ड्यू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये डिसएडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। अरे मैं अब ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। तो मैं उसने मुझे एक बार किसी काम से बोला, उसने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, मैं चला गया। उसने बुलाया, देखा भाई ठीक है। उसके ऑफिस में उसका नेम प्लेट लगी हुई थी वैसी। और 1 2 3 4 5 छोटे 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 बोर्ड भी लगे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है? ये कौन सी कंपनी है? कह रहा यार राज की बात है। मैंने कहा बता तो सही। कह रहा ये मेरे क्लाइंट्स की शेल कंपनीज हैं। क्या होती है शेल कंपनी जानते हैं? ऐसी कंपनी विच एग्जिस्ट ऑन पेपर्स, विच एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। उसका एड्रेस उसने अपना ऑफिस दे रखा था। तो क्या किया? मैंने कहा क्या करता है तू इससे? कहता कह रहा मेरे क्लाइंट के 3 बिजनेस हैं, चौथा बिजनेस ये है। ये बिजनेस हम लॉसेस में दिखाते हैं, इस बिजनेस में हम एसेट्स खरीदते हैं, इस बिजनेस में ये करते हैं वो करते हैं। और हम तो एक्यूमुलेटेड इनकम के बेस पे दिखाएंगे इसको। ठीक है। फिर नतीजे क्या निकलता था? एक बार क्या हुआ कि इनकम टैक्स का रेट वगैरह पड़ी उसको। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो पता चल ही जाता कब क्या होने वाला है। उसने बोला यार मैं ना अपनी गाड़ी तेरे घर के बाहर खड़ी करूंगा। मैंने कहा रख ले भाई, मेरे घर के बाहर बहुत जगह है। वो 2 गाड़ियां थी, उसके दोनों गाड़ियां लेके आया। उन गाड़ियों में मतलब काली शीशे चलते थे उस जमाने में, शीशे ऊपर तक बंद कर रखे थे। मैंने कहा है क्या? अरे कह रहा कुछ नहीं यार। अरे दिखा तो सही क्या है। भाई कंप्यूटर रखे हुए सारे, उसने फाइलें रखी हुई सारी ठूस ठूस के। ठीक है। करीब करीब 15 दिन तक उसने पकड़ा रखा है। मैंने कहा क्या है? अरे क्लाइंट की सारी फाइल है, उनके यहाँ छापा पड़ा तो मुझे भी तो पकड़ेंगे। तो उसके ऑफिस की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। वो सब तो उसने मेरे घर के बाहर खड़ा कर रखा था, पार्क करके सारी फाइलें वाइलें। फिर जब रेड वेड सेटल हुई, मामला थोड़ा सेटल वेटल हुआ, फिर सारी फाइलें सारे कंप्यूटर लेके चला गया। आपने देखा ना, बड़े लेवल पे जो रेड होती है
उसमें उनके चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइजर सबके साथ एक साथ रेट पड़ती है। तो वो तो चालाक बंदा था, बच गया। तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है। तो बस थोड़ा सा रुक जा, बस मैं इसको बता रहा हूँ। ये है भाई, और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके पेपर में 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन ये आएगा आएगा। आई एम टेलिंग यू विद गारंटी, ऑल ऑफ यू। आना ही आना है इसमें। 3 नंबर का तो मिनिमम आना ही क्वेश्चन है। रिजर्व क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रोविजन क्या है भाई? चार्ज है। चार्ज का मतलब परमानेंट रिडक्शन होगा प्रॉफिट में, इसका मतलब नहीं होगा। पर्पस, ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथन को बनाने के लिए बनाए जाते हैं। अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए। ये किस लिए बनाए जाते हैं? नॉन लायबिलिटी एंड कंटीजेंसीज के लिए, जिसका अमाउंट हमें नहीं मालूम होता। डेफिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट को उठा के अलग रख रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स, इट में आउट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इसे इन्वेस्ट आप नहीं करते हैं बाहर। डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में इसे बांट सकते हैं आप। मान लो अगर आप किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसमें से निकाल के आप काम चला लीजिए, यू कैन डू दैट। इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंपल्शन, ये है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से, और ये प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। प्रेजेंटेशन, ये कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। और ये कहाँ दिखाया जाता है? करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। दोनों बैलेंस शीट में दिखते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, लेकिन वो अलग हेडिंग में दिखता है, वो अलग हेडिंग में दिखता है। इट मूव्स इन दैट वे। प्रोविजंस, रिजर्व, 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन श्योरली आपके एग्जाम में थ्योरी का आना है। और इसमें सबसे पॉपुलर ये है डिफरेंस वाला। अब आपके पास जैसे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज एन अप्रोप्रिएशन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज व्हाट? चार्ज। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज व्हाट? चार्ज। जनरल रिजर्व इज व्हाट? जनरल रिजर्व क्या है? अप्रोप्रिएशन है। और चलिए आगे। डाउट था कुछ? ये देखिए, रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट क्या कहलाता है भाई? रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिजर्व क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व। देखिए जरा एमसीक्यू देखिए अपनी बुक के एक बार फटाफट से, इससे। और देखिए क्या है रिजर्व। अच्छा, प्रोविजन आर क्या होता है? व्हाट इज द प्रोविजन? क्या होते हैं प्रोविजंस? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल ट्रांजेक्शन से। प्रोविजन इज एन अप्रोप्रिएशन, चार्ज कैपिटल एक्सपेंस क्या? चार्ज है। ठीक है, विच ऑफ द, कैसे एक्सटर्नल हो गई? यू आर क्रिएटिंग आउट ऑफ योर ओन प्रॉफिट, हाउ इट इज एक्सटर्नल? इट इज नॉट एक्सटर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोविजन? चार्ज है, क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल ठीक है। नॉट, इट कैन बी यूज डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड के रूप में थोड़ी दे सकते हैं इसको। और चलिए, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, क्या बोलेंगे इसको? लायबिलिटी बोलेंगे उसको तो। इफ द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, तब उसे प्रोविजन बोलेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी इज डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिजर्व? कौन सा वाला है ये? if the amount of known liability can be determined with substantial accuracy, it is liability होगी, प्रोविजन नहीं होगा। अगर लिखेगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तब प्रोविजन बनेगा ये। अच्छा, फिफ्थ का, सॉरी मैं गलत जगह पे चला गया, ये नहीं। ये है आपका, ये कैन नॉट है ना, तो प्रोविजन है। और डिटरमिन द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, तब क्या बनेगा ये? तो लायबिलिटी है ये। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिजर्व? बताइए क्या है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। इट हैज नो डिफरेंट टैक्स, बिल्कुल ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज, ये आपका है। इसे तो डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं आप। और रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कम नहीं होता है। रिजर्व इज व्हाट? अच्छा, विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट? सीक्रेट रिजर्व। आ जाता वो अंटे में। ठीक है, रिजर्व इज व्हाट?
पार्ट ऑफ प्रोविजन और एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व? जनरल, वो तो स्पेसिफिक रिजर्व है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व? सब है भाई, सारे हैं, सब हैं ये, एवरीथिंग। और चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटल रिजर्व? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है, इट इज यूज फॉर आउट ऑफ कैपिटल, ये भी ठीक है। इट इज नॉट, इट इज नॉट पर्पसली क्रिएटेड, इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। कौन सा वाला बताइए? हाँ, वो देख के पता चल रहा है ना आप, चालाक लोग। इधर चलिए जरा नीचे। अ, यहाँ क्या लिखा आपके पास? रिजर्व नीड नॉट नेसेसरली बी सेट असाइड ऑफ अ प्रॉफिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जनरल रिजर्व इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, ये क्या मतलब हुआ? असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है क्या? असर्शन मतलब देयर इज अ स्टेटमेंट, रीजन मतलब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाला रीजन, वो। रिजर्व नीड नॉट नेसेसरली बी सेट असाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हाँ बिल्कुल ठीक है। जरूरी थोड़ी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हो सकता है किसी पर्पस के लिए ना रखें। जनरल रिजर्व इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो ठीक लग रहा है। जनरल रिजर्व भी तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता है। क्या कहते हैं उसका आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? हाँ, बी। देखिए जरा क्या आंसर। अरे भाई, ए ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और रीजन करेक्ट है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए करेक्ट है लेकिन आर नहीं करेक्ट है, और ए नॉट करेक्ट है बट आर इज करेक्ट। तो कौन सा बनता है इसका? ए बनता है, बी बनता है, या सी? सी। बुक से देख लिया? क्या दिखा तुम्हें बताइए? ए, ए आंसर है। तुम आंसर देखो ना बुक में क्या है, वो तो ए बोल रहे हैं। फर्स्ट वाली का तो पूछ रहे हैं, बी। दोनों ठीक है। इधर चलिए, नंबर टू। रिजर्व नीड नॉट नेसेसरली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे यार? गलत पढ़ रहा था मैं, सॉरी। फर्स्ट, रिजर्व इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक बात है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या बनेगा? बी। इसका दूसरे का देखिए, रिजर्व नीड नॉट नेसेसरली बी टू सेट असाइड, और इसका रीजन क्या बता? जनरल रिजर्व, इसका क्या आंसर है सेकंड का? ए। दोनों ठीक थे लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। थर्ड, जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, ठीक कह रहा है। सेटिंग असाइड प्रॉफिट टू रिजर्व इज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। बताइए अब ये ठीक है गलत है? कैसे? आंसर क्या कह रहे हैं? देख के बोलता बदमाश। यही तो खराब है तुम लोग, आंसर देख के बोल रहे हो। पहला वाला पॉइंट ठीक है, ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट भी ठीक है, लेकिन क्या करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है उसको, फाइनेंशियल प्रूडेंस वाले को? दूसरा सही है गलत है? सेटिंग असाइड प्रॉफिट रिजर्व इज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, वही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों ठीक हैं, लेकिन क्या जस्टिफिकेशन है ऊपर वाले का ये? अरे भाई, इसमें क्या डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है? इसमें क्या डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, फिर क्या आंसर बना? अब देखो कितना है आंसर। चलिए ए। फोर्थ, सोचो। सेटिंग असाइड रिजर्व डज नॉट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। और क्या ये दोनों दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? दोनों ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है इस तरह से। कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल, इज इट करेक्ट? कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल ना, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इट्स नॉट आउट ऑफ कैपिटल। पहले तो गलत हो गया। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स कैपिटल, पहला गलत है, दूसरा ठीक है। तो जो भी इसका रीजन बनता है वैसा लेके चलना है। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्ड अप सीक्रेट रिजर्व इन द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। एंड सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड अंडर द लीगल प्रोविजन, बताओ ये प्रोविजन सीक्रेट रिजर्व का है? कोई प्रोविजन सीक्रेट रिजर्व बनाने का? क्या आंसर है इसका बताइए? हाँ, ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखो, सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड अंडर लीगल प्रोविजन, अभी पढ़ा था, सीक्रेट रिजर्व बनाने का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। वो तो हम क्या करते हैं, चुपके से अंटे में डाल देते हैं चीजों को। देर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर दैट।
रिजर्व्स आर सेट असाइड फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग असाइड्स फॉर द रिजर्व्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही बनता है ये वाला। प्रोविजंस आर क्रिएटेड बाय क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत है। प्रोविजन क्रिएट कैसे होता है? डेबिट करके होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड, ये ठीक है। पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत था। और बचा कुछ? ये तो फिर कॉम्पिटेंसी, ये तो वैसे क्वेश्चन आ गए आपके, और खत्म हो गया। सो एक जो छोटू सा टॉपिक था हमारा, वो हमने इसको वाइंड अप किया। अब देखिए, आपके पास होल मंडे, होल ट्यूसडे, होल वेंसडे है। अब अपने डिप्रिसिएशन के बचे कुछ सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, अगली क्लास में डाउट लेके चलेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री नहीं आई तो वो चैप्टर क्या, डेड है। तो अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहे हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।